दोस्तों NISM प्रैक्टिस सेट सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर हम आ गए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51, इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रस्टीशिप फी इज इंक्लूडेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट बट नॉट इन की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ट्रस्टीशिप फ़ी कितना होगा इसका इन्फॉर्मेशन ऑफ़र डॉक्यूमेंट में होता है लेकिन KIM की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में नहीं होता है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो जैसा कि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है। ऑफ़र डॉक्यूमेंट में ट्रस्टीशिप फ़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है लेकिन KIM में डिटेल में नहीं दिया होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 52, The following information about the constitution of the mutual fund is found in both the offer document and key information memorandum. Option A, activities of the sponsor. Option B, summary of trust deed provisions. Option C, name and address of the board of trustees. Option D, all of the above. तो इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ऑफर डॉक्यूमेंट और KIM की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों के अंदर मौजूद होता है। इसमें एक्टिविटीज ऑफ स्पॉन्सर के बारे में मेंशन रहेगा, ट्रस्ट डीड के जो प्रोविजंस है उसकी एक समरी रहेगी और जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उनका नेम एंड एड्रेस रहेगा, यानी कि ये सारे डिटेल्स अवेलेबल रहेंगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 53, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड एंड इन्वेस्टर सेलेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट. Option A are of no relevance. Option B should be the same as his own investment objectives. Option C change with market movement. Option D change in AMC's key personnel. तो ये वाला आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा B should be same as his own investment objective। मतलब ये है कि इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट जब सेलेक्ट करता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उससे उस इन्वेस्टमेंट से क्या चाहिए उसको जानना। क्वेश्चन नंबर 54, द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लिस्टेड आउट इन ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ अ फंड डू नॉट इंक्लूड. ऑप्शन ए, द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इन विच द स्कीम विल इन्वेस्ट प्रिंसिपली. ऑप्शन बी, एसेट एलोकेशन पैटर्न. ऑप्शन सी, पॉलिसी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ऑप्शन डी, स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इन विच द फंड विल इन्वेस्ट. सो इन चारों ऑप्शंस में से ऑफर डॉक्यूमेंट में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा डी, द स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इन विच द फंड विल इन्वेस्ट। ऑफर डॉक्यूमेंट में म्यूचुअल फंड कंपनी को, AMC को या उनके ट्रस्टीज़ को या स्पॉन्सर बोल सकते हैं, उनको ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं ऑफर डॉक्यूमेंट में कि वो कौन से स्टॉक्स या कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। वो आपको सेगमेंट बता देंगे, थीम बता देंगे, सेक्टर बता सकते हैं अगर सेक्टोरल फंड है तो, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक उसमें नहीं बताएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ऑफर डॉक्यूमेंट के समय तो नहीं बता सकते, लेकिन हर महीने उनको अपना जो पोर्टफोलियो में सारे कंटेंट्स हैं, यानी पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब का लिस्ट पब्लिकली शेयर करना होता है। आपको ये एमफी की वेबसाइट पे मिल जाएगी या उस कंपनी के अपने वेबसाइट पे मिल जाएगी। और आजकल तो जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं रिटेल में, उन सब पे फ्रीली अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इफ a scheme's name implies that it will invest primarily in a particular type of security or in certain industry sector, then it should invest at least the following percentage of its total assets in the indicated type of security industry sector. Option A 100%, option B 80%, option C 65%, option D 40%. इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि स्कीम के नाम से क्या इम्प्लाई होता है, यानी क्या समझ आता है हमें कि इन्वेस्टमेंट प्राइमरली किस सिक्योरिटी में या किस सेक्टर में या किस इंडस्ट्री में या फिर किस थीम पे फॉलो करना चाहिए। तो वो समझने के लिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आंसर होगा सी 65%। यानी अगर
किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर मार्केट कैप के रेंज में अगर 65% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो स्कीम का टाइप उसके नाम से इम्प्लाई होना चाहिए। यानी स्मॉल कैप है तो 65% स्मॉल कैप फंड होना चाहिए, लार्ज एंड मिड कैप है तो 65% लार्ज और मिड कैप होना चाहिए, बाकी के 35 दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन 65 मैंडेटरली उस सेगमेंट को या उस मार्केट कैप को या उस सेक्टर को या उस टाइप के सिक्योरिटी को बिलोंग करना चाहिए। तो आंसर होगा सी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 56। For assured return scheme, information about the guarantor's net worth which justifies the guarantor's ability to meet any shortfall in the return assured under the scheme can be found in option A, the offer document, option B, key information memorandum, option C, both A and B, option D, none of the above। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे मान लो कोई गारंटीड स्कीम है, लेट्स से फिक्स्ड इनकम, तो आपको उन्होंने बताया कि मैच्योरिटी पे या फिर मंथली आपको एक्स अमाउंट मिलेगा, लेकिन मार्केट से अगर उतना उनको नहीं मिला तो जो शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि आपको तो उन्होंने गारंटी किया हुआ है एज ए इन्वेस्टर तो उनको तो देना ही है, तो वो जो शॉर्टफॉल होगा जो मार्केट से उनको मिल रहा है और जो आपको देना है, उसको शॉर्टफॉल को भरपाई कौन करेगा? ऑब्वियसली उसके लिए गारंटर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गारंटी दिया तो गारंटर होगा, और उस गारंटर की एबिलिटी है कि नहीं उसको पे कर पाने की, इसका एश्योरेंस हमें कहाँ मिलेगा ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन में देखिए, इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑफर डॉक्यूमेंट में भी होगा और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि KIM में भी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 में है द नेम एंड बैकग्राउंड ऑफ की पर्सनल ऑफ द AMC, ऑप्शन ए नीड नॉट बी डिस्क्लोज टू इन्वेस्टर्स, ऑप्शन बी आर ऑफ नो रिलेवेंस एज दे मे चेंज, ऑप्शन सी आर डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी आर डिक्लेयर्ड इन न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स। तो इसका आंसर होगा सी। जो भी की पर्सनल है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, उनके नाम, उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस और इस फील्ड में कब से काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम किया था, ये सब डिटेल ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। क्वेश्चन 58, द मिनिमम अमाउंट टू बी रेज्ड एंड द मैक्सिमम टारगेट अमाउंट, ऑप्शन ए आर नॉट नोन बिफोर द ऑफर इज कंक्लूडेड, ऑप्शन बी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स टू द ऑफर, ऑप्शन सी आर डिफाइंड एज पर सेबी रेगुलेशन बिफोर द ऑफर इज मेड, ऑप्शन डी नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। इसमें बोल रहा है कि मिनिमम अमाउंट जो म्यूचुअल फंड या कोई स्कीम रेज करना चाह रही है, उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना टारगेट सेट कर रही है, उसका डिटेल ये सेबी ने ऑलरेडी रेगुलेशन बना रखा है कि ऑफर देने से पहले ही आपको बताना पड़ेगा कि मिनिमम कितना रेज करना चाह रहे हैं और मैक्सिमम कितना आप टारगेट लेकर चल रहे हैं। जैसे ही वो टारगेट होता है आपको बंद करना होता है, उसके बाद जब लिस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड, फिर आप नॉर्मल प्रोसीजर में अगर ओपन एंडेड फंड है तो आप उसको बाय सेल कर सकते हैं। 59, द सर्कमस्टांसेस फॉर रिफंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इनिशियल ऑफर एंड पीरियड विद इन विच रिफंड मस्ट बी कैरिड आउट आर नॉट स्पेसिफिक इन ऑफर डॉक्यूमेंट बट ओनली ऑन द एप्लीकेशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा है। NFO पीरियड में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिफंड करने के लिए जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है NFO पीरियड में, यानी इनिशियल पीरियड मतलब NFO, तो उसका डिटेल ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, सिर्फ एप्लीकेशन में होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो ऑफर डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है, तो इसलिए ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट दिया वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ऑफर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इंक्लूड्स, ऑप्शन ए डेट्स ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग, अर्लीस्ट क्लोजिंग, अलॉटमेंट एंड डिस्पैच ऑफ सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स, ऑप्शन सी both the above, option D
नेदर ऑफ द अबव। तो कब ओपन करेंगे, कब क्लोज करेंगे, कब अलॉटमेंट होगा, डिस्पैच सर्टिफिकेट कब होगा, तो ये ऑब्वियसली इनको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शन बी, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट, क्या आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे वो भी उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑलरेडी ले डाउन है। तो इसका आंसर होगा डी, नेदर ऑफ द अबव, यानी कि जो ए और बी में जो डिटेल दिए हुए हैं वो डिटेल ऑफर डॉक्यूमेंट और KIM में बताना जरूरी नहीं है। ओके, क्वेश्चन 61, इन द ऑफर डॉक्यूमेंट funds are required to make disclosure summarizing associate transaction and their impact on performance of the scheme for the last A 1 fiscal year, B 2 fiscal year, 3 3 fiscal year, D 5 fiscal year। इसमें बोल रहे हैं कि जो एसोसिएटेड ट्रांजैक्शन है फंड से रिलेटेड, उसका डिस्क्लोजर कितने साल के लिए, कितने फिस्कल ईयर के लिए करना होता है, और उसकी वजह से फंड के परफॉर्मेंस पे या स्कीम के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, उसका डिटेल भी देना होता है। तो ये कितने साल के लिए होता है, आंसर होगा सी 3 ईयर्स, 3 फिस्कल ईयर। देखिए, फिस्कल ईयर का मतलब होता है कामकाजी साल, मतलब 1 अप्रैल से अगले साल के मार्च 31 तक। अकाउंटिंग की भाषा में से फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। तो फंड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा परफॉर्मेंस पे, इसका उनको डिटेल देना जरूरी है, और ये पिछले 3 साल में कैसे इम्पैक्ट किया है उसका इनको इन्फॉर्मेशन देना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ स्कीम शैल बी वाउंड अप आर टू बी डिस्क्राइब्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इनिशियल लॉन्च ऑफ स्कीम इटसेल्फ। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि स्कीम किस स्थिति में बंद हो सकती है, उसका डिटेल ऑफर डॉक्यूमेंट में, यानी कि फंड के लॉन्च के समय ही, स्कीम के लॉन्च के समय ही देना होता है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्हें पहले बताना पड़ेगा किन परिस्थितियों में फ़ंड को बंद करना पड़ेगा। जैसे आपने रिसेंटली मतलब एग्जैक्टली यही तो नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक है कि आपने देखा कि SBI स्मॉल कैप ने नया इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। निप्पॉन स्मॉल कैप ने भी रिसेंटली मना किया है। एक नया NFO आया था HDFC AMC का डिफेंस फंड, उसने तो सारे इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको बताना पड़ता है शुरू में ही कि किन परिस्थितियों में वो बंद कर सकते हैं, और बाद में चेंज करना चाहें तो उसके लिए अमेंडमेंट फाइल करने की भी व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 63, द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड इन एन ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए, वेरियस प्लान्स अंडर द स्कीम लाइक डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, बी मिनिमम इनिशियल and subsequent investment, C details of who can invest, D details of other competing mutual fund। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट है जिसके बारे में इन्हें ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, क्या क्या स्कीम होगा वो बताना इनको ज़रूरी है कि अगर डिविडेंड यील्डिंग स्कीम है तो डिविडेंड को री-इन्वेस्ट करना है या उसे ग्रोथ प्लान में रखना है या कस्टमर को वापस देना है, इसके लिए अलग अलग स्कीम होगी, इसका डिटेल उन्हें देना पड़ेगा। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो और सब्सिक्वेंट में कितना हो सकता है। जैसे कई फंड में 100 रुपये शुरू हो जाता है, कई में 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये से शुरू होता है। उसके बाद कितने रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए, वो सब ये सब इन्फॉर्मेशन पहले ही बता देते हैं। ऑप्शन सी, हु कैन इन्वेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और उनको बताना पड़ता है कि कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है या किस तरह की कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ये सब डिटेल उन्हें देना होता है। डिटेल्स ऑफ अदर कंपीटिंग म्यूचुअल फंड, ये उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस सेगमेंट में, ये उनको ऑफर डॉक्यूमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब वो रोड शो करेंगे, कंपनियों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगे, लेकिन ऑफर डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता है वो। तो इसका आंसर होगा डी, डिटेल्स ऑफ अदर कंपीटिंग म्यूचुअल फंड्स। क्वेश्चन नंबर 64,
A scheme's policy on dividend and distribution A is decided by the fund manager as per the market outlook. Option B can be changed to suit the requirement of the AMC. Option C need not be consistent. Option D should be disclosed at the time of initial launch. इसका हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 63 में इसकी चर्चा की थी कि जो डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिटेल या उसका पॉलिसी क्या होना चाहिए वो इनको इनिशियली ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा NFO के टाइम पे कि डिविडेंड जो हमें मिलेगा उसका हम क्या करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको डिविडेंड मिलता है वो वापस री इन्वेस्ट हो जाता है अगर आपने डिविडेंड प्लान चूज नहीं किया है। तो अगर आपने डिविडेंड प्लान चूज किया है तो वो पैसा और कुछ सेल करके बाद में आपको साल में 1 बार 2 बार 3 बार फंड के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको डिविडेंड दे देंगे। तो आंसर इसका होगा डी, शुड बी डिस्क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ इनिशियल लॉन्च। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 65, SEBI restricts mutual fund investment in companies forming part of same group as the AMC. This is option A, not true. B, in the interest of investor protection. C, applied only to some mutual fund, not all. Option D, not favorable to investor at all. इसकी भी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले तो आंसर बता दे रहे हैं आपको, ये होगा ऑप्शन बी, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। और इसकी चर्चा हमने किया था क्वेश्चन नंबर 63 में कि कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है उसका डिटेल उन्हें देना होता है। तो सेबी ने इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि अगर आप जो कंपनी आपका मतलब अगर आपकी कंपनी है और आपकी एक सब्सिडियरी AMC चलाती है, म्यूचुअल फंड चलाती है, तो आप उसमें एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, राइट। और भी बहुत से लिमिट है, जैसे एक म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर या अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा अमाउंट का शेयर नहीं ले सकता। तो ये सब जो भी सेबी के रिस्ट्रिक्शन है वो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है कि क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम और प्रोसीजर्स है वो रातों रात डेवलप नहीं होता है, वो पुराने एक्सपीरियंस से आता है। पहले जो गलतियाँ हुई हैं या पहले जो कुछ लोगों ने सिस्टम को गेम करने की कोशिश की है, सिस्टम में स्कैम जो हुए हैं, उन सब से सीख लेकर टाइम टू टाइम इवॉल्व होता रहता है। तो अभी के टाइम पर इस तरह का इंस्ट्रक्शन है। तो आंसर होगा बी, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। 66 है, a disclosure should be made in the offer document if an AMC has invested more than the following percentage of its net asset in group companies. ठीक है, ऑप्शन ए 50%, बी 40%, सी 25%, डी 10%। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफर डॉक्यूमेंट में ये डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है कि अगर कोई AMC, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने किसी ग्रुप कंपनी के नेट एसेट में सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हुआ सी 25%। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए HDFC म्यूचुअल फंड है, ठीक है, HDFC ग्रुप का फंड है। अगर HDFC ग्रुप के किसी और कंपनी में 25% या उससे ज़्यादा हिस्सा लेता है, जैसे HDFC लाइफ हो गया, HDFC एर्गो हो गया, क्रेडेलिया हो गया, HDFC बैंक हो गया, या इस तरह की कोई भी कंपनी हो, इन सब कंपनियों में अगर 25% से उसके नेट एसेट का 25% से ज़्यादा या अपने नेट एसेट का 25% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू बोरो, A, freely to meet their requirement, B, for investment purpose, C, only to meet redemption demands, D, not allowed at all। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि म्यूचुअल फंड को बोरोइंग, लोन लेना अलाउड है या नहीं, और है तो किस कंडीशन में। तो इसका आंसर होगा सी, ओनली टू मीट रिडेम्पशन डिमांड। देखिए जैसे मान लीजिए कोविड का टाइम है, ठीक है, मार्केट 20-30% डाउन है, अच्छी कंपनी के शेयर्स भी 20-30-40-50% तक नीचे आ गए थे, और
पैनिक में लोग बेचने चाह रहे, और पैनिक में लोग कम दाम पे बेचने को तैयार थे, उस कंडीशन में बाकी इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए म्यूचुअल फंड के पास ये ऑप्शन है कि वो मार्केट से शॉर्ट टर्म पैसा उधार ले, और उससे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जाना चाह रहे हैं उनको मार्केट प्राइस के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से पे कर दे। इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जो ये भरोसा रखे हैं कि मार्केट तो बाद में ठीक हो ही जाएगा, और यूजुअली हो भी जाता है, तो दूसरे की बिहेवियर की वजह से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को परेशानी ना हो, उससे बचाने के लिए म्यूचुअल फंड बोरो कर सकता है, लेकिन वो अपने और किसी रिक्वायरमेंट के लिए बोरो नहीं कर सकता, और इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। As part of borrowing policy, the following need to be disclosed in an offer document: A. Purpose and circumstances of borrowing. B. A regulatory limit on borrowing. C. Potential risk to AMC and unit holders. D. Names of lender. तो बोरोइंग पॉलिसी के हिसाब से इनको क्या चीज़, कौन सा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, पर्पस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ बोरोइंग। तो ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आप किस पर्पस के लिए बोरो करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी तक बोरो किया नहीं है। ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब कि नया फंड है, तो आप किस पर्पस में और किस कंडीशन में बोरो करेंगे वो आपको शुरू में बताना पड़ेगा। रेगुलेटरी लिमिट कितना है बोरोइंग पे, वो आपको डिस्क्लोज करना होता है, और वो जो आप लोन उठाएंगे मार्केट से, उसका एएमसी पर, यानी वो आपकी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उस पर, और जो यूनिट होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर क्या रिस्क हो सकता है, ये सब आपको देना पड़ेगा। नेम ऑफ लेंडर्स आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको थोड़ी पता है आप कहाँ से कितना लोन लेंगे। मैक्सिमम लिमिट तय है, लेकिन आपको उस समय किससे लोन मिलेगा वो आप तय थोड़ी कर सकते हैं। तो वो जब आप स्पेसिफिक नहीं है तो आप नाम नहीं बता सकते वो। तो आंसर होगा डी, नेम ऑफ लेंडर, मतलब कि जो लेंडर्स हैं, जो उधार देने वाला है, उसका नाम डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69। वैल्यूएशन नॉर्म्स फॉर नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज शुड बी डिस्क्लोज्ड: ए एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, बी एवरी क्वार्टर, सी इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम, डी शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड बीइंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो, नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ वो हैं जो ईजिली लिस्टेड नहीं है, मतलब ईजिली खरीद बेच नहीं कर सकते आप, या तो उनका वॉल्यूम कम है या फिर लिस्टेड ही नहीं है। ये मोस्टली बॉन्ड वाले केस में होता है। तो उन सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर और उसके स्टैंडर्ड्स, उनको ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑफर डॉक्यूमेंट। सी इन द ऑफर डॉक्यूमेंट द टाइम ऑफ स्कीम ऑफ लॉन्च। आपको शुरू में बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टर से तो पैसा ले लिया कि हाँ भाई हम ये मेथड फॉलो करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे वैल्यूएशन के लिए, और जब इन्वेस्टर के पैसे आ गए तो बाद में आपने बोला नहीं हम तो हर रोज़ डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से, नहीं हम हर क्वार्टर में करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। आपको इन्वेस्टर को पहले बताना होता है ताकि उसको पता रहे कि वो क्या, जहाँ पैसा लगा रहा है वो क्या रिस्क है और किस वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। नहीं तो आपने आज के टाइम में किसी चीज़ को x रुपये में वैल्यू किया, 2 दिन बाद आप उसको 2x कर दो दूसरा फॉर्मूला लगा के, तो वो तो इन्वेस्टर के हित में नहीं है ना, क्योंकि आप 2x कर रहे हो तो आप बाद में 0.5x भी तो कर सकते हो। तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको शुरू में बताना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, should be disclosed in the offer document at the time of launch of scheme. Question number 70. Procedure for redemption or repurchase need not, option A, be described in offer document, B, include how redemption or repurchase price of units would be determined, C, include names of centers where redemption can be effected, D, indicate the redemption or repurchase price as at the end of current financial year. तो देखिए, पहला क्या है, डिस्क्राइब इन ऑफर डॉक्यूमेंट, तो ये तो ज़रूरी है।
क्योंकि आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में बताना पड़ेगा किस तरह से शेयर्स भी, किस तरह से यूनिट्स सेल होगा या रिपर्चेज होगा। और आपको ये भी बताना है कि रिडेम्पशन का जो यूनिट वैल्यू है या यूनिट का प्राइस है वो कैसे डिटरमिन होगा, क्योंकि हमने इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 69 में कि वैल्यूएशन नाम आपको शुरू में बताना पड़ेगा। सी इंक्लूड नेम ऑफ सेंटर वेयर रिडेम्पशन कैन बी इफेक्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको शुरू में बताना पड़ेगा कि कहाँ से वो रिडेम्पशन करा सकते हैं, किसी उनका अपना ऑफिस हो या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो या ऑनलाइन हो, ये सब उनको बताना पड़ेगा। ऑप्शन डी इंडिकेट द रिडेम्पशन और परचेज प्राइस एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर, ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको हर साल उसका एंड प्राइस बताने की क्या ज़रूरत है। सेबी के मैंडेट के हिसाब से तो या तो जब इन्वेस्टर सेल करना चाहे या फिर जब फंड मैच्योर हो जाए, ये दोनों कंडीशन मेट करेंगे तो फिर उसको रिडेम्पशन किया जा सकता है। तो आंसर होगा डी 71। द फंड नीड नॉट डिस्क्राइब इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एज दीज आर नो यूज टू एन इन्वेस्टर। ये पूछा है कि इसमें फ़ंड को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? ऑब्वियसली ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप एज एन इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, नहीं तो हर साल पॉलिसी चेंज करेंगे और हर साल वैल्यूएशन चेंज होगा, तो ये तो आपके लिए अनड्यू रिस्क है ना, कि बिना किसी एक्चुअल कारण के आपको एक अकाउंटिंग रिस्क लेना पड़ रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 72। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अ फंड शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ ए गैप, बी सेबी रेगुलेशंस, सी ICAI गाइडलाइंस, डी अमेरिकन गैप। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा बी सेबी रेगुलेशन। तो इसमें पूछा है कि जो फंड की अकाउंटिंग पॉलिसी है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सिंस सेबी इज द रेगुलेटर, तो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। अब इसको डिस्कस करते हैं। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जो सालों से चलता आ रहा है एक प्रैक्टिस, उसके हिसाब से एक मापदंड तय किया गया है। सी हो गया ICAI गाइडलाइंस, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, जो CA का गवर्निंग बॉडी है, उसने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए। ऑप्शन डी अमेरिकन गैप, यानी कि जो गैप हम अभी डिस्कस किए थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो अमेरिकन का अपना अलग स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से। तो हमारे लिए सबसे रेलिवेंट है इसमें सेबी रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 73। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डज नॉट ए form a section in the offer document, B describe the tax element applicable to investors who invest in the fund, C form a section in the key information memorandum, D offers tax advice to investors। इसमें आंसर होगा डी ऑफर टैक्स एडवाइस टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का काम नहीं है कि आपको टैक्स एडवाइस करे, वो आपको ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, लेकिन आपको टैक्स के ऊपर एडवाइस देना फंड का काम नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 74। डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू इन्वेस्टर फॉर इंस्पेक्शन डू नॉट इंक्लूड ए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ AMC, बी कंसेंट ऑफ ऑडिटर एंड लीगल एडवाइजर, सी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, एंड डी रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन विच एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स आर मेड। तो इसमें बोला है कि देखिए, एज एन इन्वेस्टर आपके पास राइट है कि आप म्यूचुअल फंड के कुछ डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनसे डिमांड कर सकते हैं। उसमें से कौन सा इन चारों में से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप नहीं मांग सकते? तो आंसर होगा डी रिपोर्ट बेस्ड ऑन विच एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स आर मेड। क्योंकि देखिए, किस बेसिस पे किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया है, वो रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते। हाँ, जो उनका इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट क्या होगा उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे, वो देंगे आपको। लीगल एडवाइज़र और ऑडिटर्स का रिपोर्ट वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ AMC, यानी AMC बनाते समय क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और क्या क्या उनके पास अथॉरिटीज़ हैं, इन सब का इन्फॉर्मेशन इन दो डॉक्यूमेंट्स में होगा।
तो आप इसको चेक कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। इनफैक्ट ये आजकल फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप लॉगिन करके और उनको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इन्वेस्टर्स राइट अंडर स्कीम आर ए यूनिफॉर्म फॉर ऑल स्कीम ऑफ ऑल फंड, बी नॉट डिफाइंड, सी लिस्टेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, डी अवेलेबल विद स्टॉक एक्सचेंजेज। अगेन आंसर इसका ईजी है, आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा सी लिस्टेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। यानी आपके राइट क्या है एज एन इन्वेस्टर, वो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 76 ट्रू एंड फॉल्स है। द ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर ए स्कीम शुड बी डिस्क्राइब्ड हाउ द NAV ऑफ द स्कीम इज टू बी कंप्यूटेड। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसमें बोला है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में स्कीम के NAV नेट एसेट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, ये बताना जरूरी है ऑफर डॉक्यूमेंट में। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो आंसर होगा ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 77। एन ऑफर डॉक्यूमेंट कंटेन एन AMC's इन्वेस्टर ग्रीवांस हिस्ट्री फॉर द पास्ट, ए 1 फिस्कल ईयर, बी 2 फिस्कल ईयर, सी 3 फिस्कल ईयर, डी 6 मंथ्स। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी 3 फिस्कल ईयर। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने जो पहले किया हुआ है वो किसके लिए था कि जो कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा, एसोसिएट ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट आ सकता है परफॉर्मेंस पे, उसके बारे में आपको 3 देना पड़ेगा। यहाँ पे है इन्वेस्टर ग्रीवांस हिस्ट्री, यानी अगर किसी इन्वेस्टर ने कोई कंप्लेन किया है या किसी इन्वेस्टर कोई तकलीफ है उसके बारे में उसने फॉर्मली रिक्वेस्ट रेज की है, तो उसकी हिस्ट्री पिछले 3 साल की आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में बताना जरूरी है। तो आंसर होगा सी 3 फिस्कल ईयर्स। क्वेश्चन 78 अगेन ट्रू एंड फॉल्स है। एनी पेंडिंग केसेस और पेनाल्टीज लेविड ऑन द स्पॉन्सर्स और AMC should be disclosed in the offer document। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई पेनाल्टी या कोई पेंडिंग केस स्पॉन्सर या कंपनी जो AMC है उसके ऊपर है तो उसे ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ट्रू होगा। क्वेश्चन 79। Who among the following are not eligible to invest in mutual fund? A. Indian companies, B. Banks, C. Non-banking and finance companies, D. Foreign citizens। ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है कि जिसमें बताया गया था कि कौन से लोग हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी फॉरेन सिटीजन्स। बाकी जो तीनों हैं इंडियन कंपनीज, इंडियन बैंक्स और NBFCs, ये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी हम और आप जैसे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो तो कर ही सकते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। बाकी जो फॉरेन सिटीजन्स हैं या फिर जो इंडियन सिटीजन नहीं हैं उनके लिए और दूसरे मेथड्स हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करने का, लेकिन वो ETF वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। NRIs are eligible to invest in mutual funds। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आंसर होगा ए ट्रू, क्योंकि NRI इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट कहीं और के हैं, टैक्स कहीं और दे रहे हैं लेकिन सिटीजन वो इंडिया के ही हैं। ठीक है, तो वो जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्राइटेरिया पढ़ा था उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आंसर होगा ट्रू। इनफैक्ट जो मैं चूँकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही काम करता हूँ, तो हमारा जो 60-70% का जो बेस है म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट का वो NRI से आता है। वहाँ से पैसा ज़्यादा आता है और वो पेशेंट कैपिटल रहता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है। चलिए डाइग्रेस हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टर इज ए गवर्नमेंट, बी सेबी, सी फंड डिस्ट्रीब्यूटर, डी एमफी। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि आप बनने जा रहे हैं फंड डिस्ट्रीब्यूटर और आप इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक होंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद जाके सबको नहीं बता सकता कि हमारा ये फंड है, हम ये खामियां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं। ये काम आपका है फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, इन्वेस्टर को अवेयर करना, उसके इन्वेस्टमेंट कराना, उसका रिडेम्पशन कराना और उसे सही एडवाइस देना। तो आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 82। Are overseas corporate bodies allowed to invest in mutual funds? A. No. B. Yes. C. If Ministry of Finance approves. D. If MFI approves. ऑप्शन बी होगा yes
ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इंडिविजुअल सिटीजन्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज इन्वेस्ट कर सकती हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती हैं, और वो हमारे लिए, हमारे मार्केट को स्ट्रेंथ करने के लिए, लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 83, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? ए बैंक, बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, सी प्रोविडेंट फंड, डी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं इजीली। ऑप्शन आंसर होगा बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, बाकी सब तो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन 84, इट इज़ कंपलसरी टू यूज फंड एजेंट्स इंटरमीडियरी फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो इसमें पूछा है कि क्या फंड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंटरमीडिएटरी यानी म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर के बीच में किसी थर्ड पार्टी का होना जरूर कंपलसरी है? तो जी नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आपने सुना होगा डायरेक्ट फंड्स, जिसमें इन्वेस्टर डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है, उसको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पार्टी एक सर्विस लेयर है और उसके बेसिस पे और उस सर्विस के लिए वो थोड़ा चार्ज करते हैं, जो कि फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप और हम जैसे लोग होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, जनरली विच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर नीड एडवाइस फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? ए NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बी इंश्योरेंस कंपनीज, सी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डी इंडिविजुअल्स। अगेन आपका काम आ गया यहाँ पे। तो इनमें से किसको एडवाइस की होती है? बिल्कुल सही, आंसर होगा डी इंडिविजुअल्स, क्योंकि बाकी जो हैं वो तो एक आर्मी ऑफ एनालिस्ट रखे हैं, हर म्यूचुअल फंड को, स्टॉक को या किसी सिक्योरिटी को स्टडी करने के लिए उनको रिपोर्ट भी अवेलेबल है ईजिली। लेकिन इंडिविजुअल्स को इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आप, हम, हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या इंटरमीडियरी उनको हेल्प करने के लिए आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत रिटेल को ही है। क्वेश्चन नंबर 86, मोस्ट एलिजिबल इन्वेस्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैन ब्रॉडली बी ग्रुप्ड इनटू ईदर individual or institutional investors, true or false? So the answer will be true. Question number 87, commission rate or load applicable to big investor and small investors are A same, B different, C not charged to either, and D none of the above. So answer will be different. That means commission or rate applicable to big investors are different from small investors. Next question, question 88. What document mutual fund distributors need to refer for finding out eligible category of investors in a particular mutual fund schemes? Option A, SEBI regulation manual. Option B, AMFI booklet. Option C, offer document. And option D, RBI guidelines. इसमें पूछा गया है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि ये एग्जाम पास करने के बाद आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो आपको एलिजिबल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में जानने के लिए किस डॉक्यूमेंट की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, हमने जिसमें जाना था कि म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, ऑप्शन सी, ऑफर डॉक्यूमेंट। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए उसका ऑफर डॉक्यूमेंट उसका सबसे इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 89, एज पर एमफी फिगर्स हाउ मेनी एजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली आर देयर इन इंडिया सेलिंग म्यूचुअल फंड्स? ए 50,000, बी 1 लाख, सी 75,000, डी 1,50,000। तो एमफी के हिसाब से कितने एजेंट्स अभी इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 1 लाख एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड हैज मेजॉरिटी ऑफ द एजेंट सेलिंग इट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? ऑप्शन ए, LIC म्यूचुअल फंड, बी UTI म्यूचुअल फंड, सी SBI म्यूचुअल फंड, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हम जानते हैं कि होगा बी, UTI म्यूचुअल फंड। इसका रीज़न ये है कि UTI म्यूचुअल फंड इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड है
और पहला म्यूचुअल फंड होने की वजह से, पुराना होने की वजह से इसके पास नंबर ऑफ एजेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। म्यूचुअल फंड एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट अदर देन म्यूचुअल फंड। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा बी फॉल्स, क्योंकि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको जरूरी नहीं है कि आप उसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को बेचें या सिर्फ म्यूचुअल फंड ही बेचें, आप दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई टू सेल म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। ऑप्शन ए यस, अ टेस्ट कंडक्टेड बाय एमफी, बी यस, अ टेस्ट कंडक्टेड बाय सेबी, सी नो, डी अ पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कोर्स। तो इसका आंसर आप जानते हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए है और ये आपका मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होगा इफ़ यू वांट टू सेल म्यूचुअल फंड। तो आंसर होगा ए यस, अ टेस्ट कंडक्टेड बाय एमफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। हाउ मेनी मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज आर देयर इन इंडिया सेलिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ऑप्शन ए अप्रॉक्सीमेटली 9, बी अप्रॉक्सीमेटली 11, सी अप्रॉक्सीमेटली 10 एंड डी अप्रॉक्सीमेटली 25। तो इसका आंसर होगा सी अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर ऑफ मेजर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज आर सेलिंग म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94। द ऑफर डॉक्यूमेंट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसके बारे में हम पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन फॉल्स इज करेक्ट। ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स है, आंसर होगा बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। अ कॉपी ऑफ ऑल चेंजेज इन ऑफर डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी फाइल्ड विथ सेबी। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी चेंज होता है उसको सेबी के साथ शेयर करना मैंडेटरी होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट मेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट लाइज विथ ए सेबी, बी द एएमसी, सी एमफी, डी कंपनी लॉ बोर्ड। इसमें पूछा है कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी वो मेंशन कर रहे हैं स्टेटमेंट, उसकी एक्यूरेसी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो आंसर होगा बी एएमसी। जो भी उसमें चेंजेज होंगे या जो भी स्टेटमेंट मेंशन होगा उसके लिए वो आंसरेबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। दो द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ अ स्कीम इज प्रिपेयर्ड एज पर सेबी रेगुलेशंस and is filed with SEBI, SEBI does not certify the accuracy or adequacy of the document. ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट स्कीम की है उसे सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, सेबी के साथ फाइल किया जाता है, तो इसके बाद भी ये सेबी की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसको उसकी एक्यूरेसी को सर्टिफाई करे या जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो सही है या नहीं उसको किसी तरह से वैलिडेट करे, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ही बनता है, लेकिन ह्यूमनली सेबी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वह सभी स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट के और उसके जो भी सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हैं उसको वेरीफाई कर सके, सर्टिफाई कर सके। तो अल्टीमेटली इसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने एएमसी को दिया है, कंपनी को दिया है कि अगर आपने जो भी स्टेटमेंट दिया ऑफर डॉक्यूमेंट में लेटर ऑन वो बाद में गलत पाया जाता है तो इसकी वजह से आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 98। द फॉलोइंग नीड नॉट बी कवर्ड इन की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ए रिस्क फैक्टर, बी ओपनिंग क्लोजिंग एंड अर्लीस्ट क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, सी डिस्क्लेमर क्लॉज, डी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पॉन्सर, ट्रस्टीज, एएमसी एंड कस्टडियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास पहले आया हुआ है इसी वीडियो में। इसका आंसर होगा डी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी एंड कस्टडियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि ये सब जो इनके फंक्शंस हैं वो केएम में मेंशन नहीं होगा, केएम शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है, इसका मेंशन होगा ऑफर डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रंट ऑफ an offer document need not cover A opening, closing and earliest closing date of the offer, B disclaimer clause, C legal and regulator compliance, D
प्राइस ऑफ द यूनिट। तो इसका आंसर होगा सी, लीगल एंड रेगुलेटर कंप्लायंस। ये उनको फ्रंट पेज पे मेंशन करने का मैंडेटरी रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। अ ग्लोसरी ऑफ डिफाइंड टर्म्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड का ऑफर डॉक्यूमेंट देखा हो तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, ट्रू। ये सच है। ग्लॉसरी वो इंडेक्सेस, आइटमाइज्ड इंडेक्सेशन होता है जो ऑफर डॉक्यूमेंट के पीछे दिया होता है या किसी बुक के पीछे दिया होता है। उसमें आइटम वाइज या आर्टिकल वाइज या फिर टॉपिक वाइज पेज नंबर और उसका आप उसको कैसे लोकेट कर सकते हैं उसके बारे में लिखा होता है। तो आज के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। अगला वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe and press the bell icon to never miss another update. Please like, share and comment.